जय हिंद बच्चों। आज हम विज्ञान विषय का पाठ 15 हमारा पर्यावरण अवर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी पर्यावरण शब्द से परिचित हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जहाँ परि का अर्थ है चारों ओर एवं आवरण का अर्थ है वातावरण, अर्थात चारों ओर से घिरा हुआ वातावरण। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस तरह अनेक प्रकार की क्रिया कर हमारे पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं। आइए बच्चों, हम इस अध्याय से जुड़े किन तथ्यों और किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पारितंत्र इकोसिस्टम, दूसरा जैविक घटक बायोलॉजिकल कंपोनेंट, तीसरा अजैविक घटक अबायोटिक कंपोनेंट, चौथा उत्पादक प्रोड्यूसर्स, पांचवा उपभोक्ता कंज्यूमर्स, छठवां अपघटक डीकम्पोजर्स, सातवां आहार श्रृंखला एवं आहार जाल फूड चेन एंड फूड वेब्स, ओजोन परत का अपक्षय डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, अपशिष्ट निपटान एवं कचरा प्रबंधन, वेस्ट डिस्पोजल एंड मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। आइए बच्चों, हम सर्वप्रथम पारितंत्र इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हमारे आसपास सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अनेक क्रियाएं होती हैं तथा इन्हीं के द्वारा प्रकृति में संतुलन बना रहता है। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। अतः एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि जैव घटक तथा अजैव घटक क्या है। हम सबसे पहले जैव घटक के बारे में पढ़ेंगे। जैविक घटक बायोलॉजिकल कंपोनेंट, जैविक घटक के अंतर्गत पौधे, मानव, जंतु, परजीवी जो कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, सूक्ष्मजीव आदि को शामिल किया जाता है। अजैविक घटक अबायोटिक कंपोनेंट, इसके अंतर्गत ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज इत्यादि अजैव घटक में शामिल हैं। उदाहरण के लिए यदि आप एक बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न प्रकार के पौधे, घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, अनेक प्रकार के जीव, जंतु, मेंढक, कीट एवं पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। यह सभी सजीव परस्पर अनेक क्रियाएं करते हैं तथा इनकी वृद्धि, जनन, विकास एवं अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होती है। जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक, प्रोड्यूसर, उपभोक्ता, कंज्यूमर एवं अपघटक डीकम्पोजर्स इन तीन वर्गों में बांटा गया है। आइए अब हम इन तीन वर्गों के बारे में जानें। सर्वप्रथम उत्पादक प्रोड्यूसर्स, ऐसे जीव जो सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा, चीनी, मंड, स्टार्च का निर्माण कर सकते हैं। इसमें सभी हरे पौधे, नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, ये सभी इस वर्ग में आते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट, उपभोक्ता कंज्यूमर्स, ये ऐसे जीव हैं जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष डायरेक्ट अथवा परोक्ष इनडायरेक्ट रूप से निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता
कंज्यूमर्स को मुख्यतः शाकाहारी हर्बीवोर्स, मांसाहारी कार्निवोर्स तथा सर्वाहारी ओमनिवोर्स एवं परजीवी पैरासाइट में बांटा गया है। नेक्स्ट, अपघटक डीकम्पोजर। डीकम्पोजर एक प्रकार का कचरा अपघटक है, यानी कचरे को सड़ाने वाला अपघटक। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग NCOF ने इसे गाय के गोबर से तैयार किया है। किसान इसका इस्तेमाल फसल अवशेष को सड़ाने, जमीन व बीज के शोधन और जैविक तरल खाद के रूप में करते हैं। अब हम जानेंगे कि सभी सजीव एक दूसरे से किस प्रकार आहार श्रृंखला फूड चेन द्वारा जुड़े हुए हैं। आइए हम पढ़ेंगे आहार श्रृंखला एवं आहार जाल, फूड चेन एंड फूड वेब्स। जीवों की एक श्रृंखला हमारे सामने प्रदर्शित है। इसमें हम देखेंगे कि यह किसी न किसी माध्यम द्वारा एक दूसरे का आहार करते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं, जहां पोषी स्तर का मतलब है एक दूसरे का पोषण करना। सर्वप्रथम स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रोड्यूसर प्रथम पोषी स्तर हैं, जो कि सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक उपभोक्ता। इसके अंतर्गत सभी शाकाहारी जीव आते हैं, जैसे खरगोश, चूहा, हिरण आदि। सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। इसके अंतर्गत छोटे स्तर के सभी मांसाहारी जीव आते हैं, जैसे मछली, सांप, बिल्ली, लोमड़ी, कुत्ता इत्यादि। नेक्स्ट, तृतीयक उपभोक्ता, टेरिटरी कंज्यूमर। इसके अंतर्गत वे सभी बड़े स्तर के मांसाहारी जीव आते हैं, जो अपने भोजन के लिए छोटे छोटे जीवों को मारते हैं अथवा अपना भोजन बनाते हैं। इसके अंतर्गत बाघ, चीता, शेर, मोर आदि। हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं वह ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटक परस्पर अनेक क्रिया करके एक घटक से दूसरे घटक में ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। यहाँ हमें यह भी जानना आवश्यक है कि आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का हास्य इतना अधिक हो जाता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि किसी न किसी माध्यम से हमारी खाद्य श्रृंखला एक दूसरे जीवों पर निर्भर करती है। आइए अब हम आहार जाल के बारे में पढ़ें। आहार जाल, फूड वेब्स। एक आहार जाल, फूड वेब्स में कई आहार श्रृंखला फूड चेन होते हैं। एक खाद्य श्रृंखला केवल एक ही मार्ग का अनुसरण करती है, क्योंकि पशु इसी के द्वारा भोजन पाते हैं। उदाहरण के लिए एक बाज सांप को खाता है, जिसने एक मेंढक को खाया है, जिसने घास भी खाया है। आहार जाल में एक ही जीव अपना पोषण प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाता है, अर्थात कई जीवों पर आश्रित रहता है। आइए अब हम इसके बारे में जानेंगे कि
हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? हम सब पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं तथा हमारे द्वारा किए गए क्रियाकलाप हमारे चारों ओर के पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। इस भाग में हम पर्यावरण संबंधी दो समस्याओं के विषय में चर्चा करेंगे। प्रथम, ओजोन परत का अपक्षय, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। द्वितीय, अपशिष्ट निपटान। सर्वप्रथम हम ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है, हम इसके बारे में जानेंगे। ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं, जबकि सामान्य ऑक्सीजन, जिसके विषय में प्रायः सभी जानते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के अणु में 2 परमाणु होते हैं। जहां हम यह जानते हैं कि ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, वहीं ओजोन एक घातक विष है, परंतु वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन एक आवश्यक कार्य करती है। बच्चों, आप सबने ओजोन परत में हुए छिद्र के बारे में तो सुना ही होगा। ओजोन होल मतलब अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन में छेद। जब भी ओजोन परत में छेद की बात होती है तो उसका मतलब अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद से होता है। यहाँ ओजोन की मात्रा प्रदूषण के कारण बहुत ही कम हो गई है, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणों को धरती की सतह पर आने का मौका मिल जाता है। ओजोन परत का अपक्षय, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एक बहुत ही बड़ी समस्या बनकर हमारे सामने प्रदर्शित हो गई है। यहाँ हम यह भी देखेंगे कि एक परमाणु के आधार पर ओजोन को नष्ट करने में ब्रोमीन क्लोरीन की तुलना में अधिक प्रभावी है, लेकिन वर्तमान में वातावरण में कम मात्रा में ब्रोमीन है। इसके परिणाम स्वरूप समग्र ओजोन रिक्तीकरण में क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों महत्वपूर्ण योगदान है और इन दोनों गैसों के कारण ही ओजोन परत अपक्षय को रोकने में लाभ मिला है। ओजोन परत पृथ्वी के समतापमंडल स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक पाई जाती है। यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी तक आने से रोकती है और पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। इस परत की मोटाई समय समय पर मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। यह गैस मानव के लिए भी अत्यंत हानिकारक साबित हुई है। इसके द्वारा मानव में त्वचा का कैंसर भी उत्पन्न होता है। सन 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक माना गया है। इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। सन 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाएं। अब हम कचरा प्रबंधन, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस के बारे में पढ़ेंगे। हम अपने दैनिक गतिविधियों में बहुत से ऐसे पदार्थ उत्पादित करते हैं जिन्हें हमें फेंकना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें से अपशिष्ट पदार्थ क्या हैं? जब हम
उन्हें फेंक देते हैं तो उनका क्या होता है। आज के इस दुनिया में अपशिष्ट प्रबंधन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। वे पदार्थ जो इस प्रक्रम में अपघटित नहीं होते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय इनर्ट हैं तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं अथवा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। किसी भी नगर एवं कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। किसी पर्यटन स्थल पर जाइए, हमें विश्वास है कि वहां पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की थैलियां इधर उधर फैली हुई दिखाई देंगी। जहां जनसंख्या में वृद्धि के कारण दिन प्रतिदिन बहुत सारा कचरा बढ़ता जा रहा है। अपशिष्ट एवं कचरा प्रबंधन मतलब जिसमें निपटान और पुनर्चक्रण द्वारा कचरे का प्रबंधन होता है, जिसके लिए आज के समय में विभिन्न विधियां और तकनीकें हैं जिनके द्वारा कचरे का निपटान एवं प्रबंधन किया जा सकता है। उनमें से कुछ लैंडफिल, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग आदि हैं। ये विधियां कचरे के निपटान में बहुत उपयोगी होती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लैंडफिल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सबसे आम तरीका है, जिसमें कचरा जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोदकर डाल दिया जाता है और फिर उसे मिट्टी की परत द्वारा ढक दिया जाता है। यह कचरा कई वर्षों में धीरे धीरे इन गड्ढों के अंदर विघटित होता जाता है। इस विधि के द्वारा तैयार की हुई खाद पेड़ पौधों में अधिक वृद्धि में सहायक होती है। यह अपशिष्ट प्रबंधन का उपयोगी रूपांतरण है जो पर्यावरण को लाभ पहुंचा रहा है। हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ उत्पादित कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। हमारी अभिवृत्ति में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि रेलगाड़ियों में चाय कांच के गिलास में दी जाती थी, जो चाय वाले को वापस कर दिए जाते थे। डिस्पोजल कप एवं गिलास के उपयोग को इस आधार पर बढ़ावा मिला कि वे स्वच्छ व स्वास्थ्यकर हैं। उस समय किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में उपयोग किए जाने वाले इन कपों का क्या इम्पैक्ट होगा। कुछ समय पूर्व कुल्हड़ मिट्टी के पात्र विकल्प के रूप में लाए गए, परंतु इस पर विचार नहीं किया गया कि इतनी बड़ी संख्या में कुल्हड़ बनाने के लिए कितनी उर्वरक मिट्टी का उपयोग होगा। अब कागज के डिस्पोजल कप का इस्तेमाल हो रहा है। आइए अब हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा जाने। पारितंत्र के विभिन्न घटक एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। उत्पादक सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को पारितंत्र के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं। जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का हास्य होता है अथवा ऊर्जा खर्च होती है। यह आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों को सीमित कर देता है। मानव की गतिविधियों का पर्यावरण पर इम्पैक्ट समाघात होता है। CFC जैसे रसायनों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है, अतः इसकी क्षति से पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरा जैव निम्नीकरणीय अथवा अजैव निम्नीकरणीय हो सकता है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। बच्चों, हमें आशा है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इस पाठ से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित हैं, जिनको आप सॉल्व करेंगे और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न पहला, पर्यावरण प्रदूषण क्या है एवं यह कितने प्रकार का होता है। प्रश्न 2, एक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसकी
दो मुख्य घटक सूची बनाइए। हम नियमित रूप से स्वच्छ रहने के लिए तालाबों और झीलों को साफ नहीं करते हैं, लेकिन एक मछली घर की आवश्यकता है। समझाइए। प्रश्न 3, बैक्टीरिया और कवक को डीकम्पोज़र क्यों कहा जाता है? प्रश्न 4, उत्पादक एवं उपभोक्ता में कोई 4 अंतर लिखिए। प्रश्न 5, खाद्य श्रृंखला क्या है? क्षेत्रों या आवास में खाद्य श्रृंखला का अध्ययन हमें कैसे मदद करता है? प्रत्येक चरण को समझाइए। प्रश्न 6, वायुमंडल में ओजोन परत की भूमिका क्या है? यह कैसे बनता है? प्रश्न 7, ओजोन परत की कमी के लिए कौन से यौगिक जिम्मेदार हैं? प्रश्न 8, कचरा प्रबंधन क्या है? इसके निपटारे की कोई 2 विधियां स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 9, पर्यावरण पर प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करने के हानिकारक प्रभाव लिखिए।